हेलो दोस्तों, आज हम जो माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 यानी कि साइंस का जो पेपर है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, दिशा निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यहाँ हम इसको पलटा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Ap का गुणांक होगा। तो पहले इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे इधर आयरन जो है 3 है, तो यहाँ पे आयरन आप 3 कर लो। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमें संतुलित करनी है। तो देखिए, यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक, तो यहाँ पे आयरन का गुणांक पूछा गया है, तो आयरन की जो संख्या होगी वो 3 होगी। ठीक है। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बराबर संतुलित हो गए। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो ये अभिक्रिया भी संतुलित होगी और यहाँ पे जो आयरन का गुणांक है वो भी आ गया। तो इसका जो ऑप्शन जो है स वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दही में उपस्थित अम्ल है। तो दही में कौन सा अम्ल है? देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, मेथनोइक अम्ल ये जो होता है चींटी के डंक में, और लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तो वैसे चांदी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो लेड, जिंक और मर्क्यूरी और कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर पर टिक लगा लीजिए, यानी कि तांबा। कीटोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। तो देखिए, ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, ये कीटोन का है, और ये है एल्डिहाइड का, और ये है अम्ल का। तो यानी कि ये है कीटोनिक समूह के लिए। इसको ऐसे भी दिया रहता है कई बार, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इस तरह का बंध, और ये एल्केन होते हैं, तो ये कीटोनिक बॉन्ड को बताता है। ठीक है, तो यहाँ है बी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, मानव में जो हार्ट है यानी कि हृदय कौन से तंत्र के अंदर आता है? तो हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर आता है। हार्ट ब्लड, धमनी और शिराएं। उत्सर्जन के अंदर किडनी आती है। पोषण के अंदर हमारा आहार नाल आती है। श्वसन में फेफड़े आते हैं। अगला है, पर्ण के खुलने और बंद होने के कार्य को किसके द्वारा किया जाता है? ये द्वार कोशिका होती है। ये इस तरह का स्टोमेटा रंध्र होते हैं, और रंध्र के ऊपर इस तरह की गार्ड सेल होती है। इसको द्वार कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वार कोशिका। ठीक है। अगला है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा सभी अंगों की वृद्धि हेतु? तो देखिए, हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि उपापचयी थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है, और अग्नाशय इंसुलिन, और एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन छोड़ती है। जब पुष्प में कैंसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, यानी कि नर वाला पार्ट कैंसर और स्त्री केसर मादा वाला, तो ऐसा जो पुष्प है वो कहलाता है उभयलिंगी। अगर किसी में खाली कैंसर हो तो वह एक लिंगी कहलाता है, या स्त्री केसर हो केवल तो वह एक लिंगी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उभयलिंगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र। तो देखिए, पुरुष के अंदर लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, जबकि महिला में XX होते हैं। तो यहाँ पे ब ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। तो देखिए, एक व्यक्ति, ये समतल दर्पण है, मान लीजिए इधर खड़ा हुआ है इस जगह, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 3 मीटर दूर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है। इसका प्रतिबिंब अंदर बनेगा, वो भी 3 मीटर पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो यहाँ व्यक्ति खड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 6 मीटर। तो यानी कि जो ऑप्शन ब है वह करेक्ट आंसर। यहाँ हमें दर्पण और व्यक्ति के बीच की दूरी 3 है, और फिर यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब के बीच की दूरी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी 6 मीटर है। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में साइन I बराबर A है, साइन R बराबर B है, तो अपवर्तनांक। तो देखिए, अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ पे साइन I का मान है A और साइन R का मान B। तो आंसर जो आ जाएगा A/B, यानी कि ऑप्शन स। इस तरह से हमने 11 क्वेश्चन कर लिए। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त दिए वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित हैं। जैसे हम देखते हैं, ये
जो सूर्य है, सूर्य उदय पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य उदय नहीं होता है, उससे पहले ही हमें दिखाई देता है अपवर्तन की ये वायुमंडल जो होता है ना पृथ्वी के चारों, ये रिफ्लेक्ट कर देता है प्रकाश किरणों को, तो इसके कारण 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देता है, यानी कि सनलाइट हमें 4 मिनट ज़्यादा मिलती है। और दिए गए त्रिभुज में प्रिज्म के लिए विचलन कोण यानी कि डाइवर्जन एंगल्स की अगर हम बात करें तो देखिए डेविएशन एंगल, तो यहाँ से प्रकाश किरण यूँ जा रही है और यूँ लौट रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है यानी कि एंगल एक्स, यही हमारा क्या है, डाइवर्जन एंगल है। ओके, स ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में भू संपर्क तार यानी कि जो अर्थिंग होता है उसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल काहे के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन विद्युत बचाने में, सुरक्षा उपकरण में, फ्यूज के रूप में, नियंत्रक, तो सुरक्षा के रूप में किया जाता है इसको। अगला है धारावाही चालक के लिए दाएं हाथ का नियम, तो देखिए दक्षिण हाथ का नियम इस तरह का होता है, तो ये जो अंगुलियां जो है ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा जो बताता है ये बताएगा करंट की दिशा को, तो यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा को अंगूठा बताता है। अगला है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है, तो उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को हम देख लेते हैं, PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये इसको जब हम ऊष्मीय वियोजन यानी गर्म करेंगे तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनेगा, इसको यहाँ पे 2Pb कर लो प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, प्लस ऑक्सीजन गैस रिमूव, तो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो गई। HCl के वियोजन से ऋणायन, तो HCl के वियोजन से ऋणायन Cl माइनस यानी क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे इसको Cl माइनस को क्लोराइड कहते हैं। अगला है C3H8, तो देखिए C3H8 में यहाँ कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, CnH2n + 2, यानी कि ये एल्केन है, तो एल्केन के अंदर सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो सब सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। इसके अलावा 8 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें और 3 इसमें, तो देखिए यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड की संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल सहसंयोजक बॉन्ड कितने होंगे, 10। कार्बन कार्बन के मध्य तो होंगे 2, कार्बन कार्बन के मध्य होंगे 2, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य होंगे 8। कैसे, 3 और 2 5 और 3 8, तो यहाँ पे टोटल जो बॉन्ड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृत्रिम वृक्क यानी कि जो किडनी होती है, नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से कौन सी विधि द्वारा, तो वो विधि है अपोहन विधि। कौन सी विधि, अपोहन, डायलिसिस विधि द्वारा उसको अलग किया जाता है नाइट्रोजन अपशिष्ट को। 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली जगह को कहते हैं, इसको कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ओके, यहीं से आवेग स्थान आगे स्थान से प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, तो देखिए मैग्निफिकेशन m = h'/h होता है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई ये बिंब की ऊंचाई, तो ये कहलाता है आवर्धनता। आवर्धनता कहते हैं इसको, मैग्निफिकेशन कहते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयोग लेते हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, तो उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आगे। पीतल में तांबे के साथ कौन सी धातु मिश्रित की जाती है, तो पीतल बनाने के लिए तांबा प्लस यहाँ पे एक धातु और होती है जस्ता, तांबे को 70% और जस्ते को 30%, तो यहाँ पे दूसरी मिश्र धातु क्या कौन सी होगी, दूसरी धातु होगी जस्ता यानी कि जिंक। ओके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु, तो इसमें द्रव अधातु है ब्रोमीन, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ओके, आयोडीन और सल्फर सॉलिड अवस्था में यानी ठोस अवस्था में होती है। अब इसका जो नाम है देखिए, यहाँ 3 कार्बन है, तो ये प्रोप होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, और ये पहले नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइन। ओके, और रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं, तो ये जो जाइलम कास्ट जो होता है, जाइलम वाले पार्ट में होते हैं, आंतरिक जाइलम उसमें। ओके, और ये बाहरी पार्ट में अपने दिखाई देते हैं, यानी कास्टी जाइलम में ये होते हैं, कास्ट जाइलम में। ओके,
कास्ट जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग बीपी यानी कि रक्तदाब, लार आना, वमन वगैरह। तो देखिए यहाँ पे रक्तदाब, तो यानी कि ये एक तरह से अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया जो होती है मेडुला ऑब्लिगेटा यानी कि मेड्यूला द्वारा कंट्रोल की जाती है। ओके, और दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम। तो वैसे जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम गोनेरिया, सिफिलिस, ये जो रोग हैं ये जो रोग है ये यौन संक्रामक रोग है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो टीबी भी आ सकती है इसमें, ट्यूबरकुलोसिस है, हैजा है, वो भी संक्रामक रोग है और बैक्टीरियल रोग है। लेकिन किताब के अंदर तुम्हारे गोनोरिया और सिफिलिस दिया हुआ है। मेंडल के वंशागति नियम में F2 पीढ़ी में प्राप्त बोने पौधे। तो देखिए F2 पीढ़ी में इनको 3:1 पौधे प्राप्त होते हैं। तो यानी कि जो एक पौधा प्राप्त होता है वो बोना प्राप्त होता है, जो 3 पौधे प्राप्त होते हैं लंबे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। ओके, यानी कि 1:4, 4 में से जो एक है वो बोना प्राप्त होता है। अगला है गोली लेंस के लिए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस में क्या संबंध है। तो देखिए ये जो 1/फोकस दूरी बराबर 1/v माइनस 1/u, ये संबंध है इनमें। यानी कि फोकस दूरी का जो यूनिवर्सल होता है यानी कि व्युत्क्रम होता है वो प्रतिबिंब की दूरी का माइनस व्युत्क्रम का माइनस और बिंब की दूरी के व्युत्क्रम के माइनस के बराबर होता है। नेत्र का कौन सा भाग पुतली किस साइज को कंट्रोल करता है। तो पुतली की साइज के कंट्रोल को आइरिस करता है। ओके, अगला है परितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण। तो सबसे बढ़िया उदाहरण है मानव। उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं यानी कि एनर्जी का उपभोग करते हैं। उत्पादक का उदाहरण जैसे हरे पौधे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे समीकरण दी हुई है Na2CO3 + 2HCl = X। तो देखिए यहाँ पे 2Na है और यहाँ पे 2Cl है, तो यहाँ बन जाएगा 2NaCl और 2NaCl बन गया और CO2 होगी और यहाँ पे H2O अलग हो जाता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका सूत्र क्या है, NaCl है। ठीक है, यही पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे धातु विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल होती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो धातु विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पे अपन प्रतिरोध कोई भी लेते हैं तो वो धातुओं का बना होता है। यहाँ पे धातुएं मेटल्स अच्छी कंडक्टर होती है, इसीलिए अपन वायर बनाते हैं, सर्किट वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये हमने मान लीजिए सेल ले लिया, बैटरी बना दी इसकी प्लस माइनस, ये वायर ही है, ये एमीटर जोड़ दिया, ये प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने मान लीजिए इस पर वोल्ट मीटर लगा दिया, ये भी समांतर क्रम में। तो यहाँ पे जो करंट है ये इनमें बह रहा है। तो ये जो है धातु के बने होते हैं ये जो वायर। जल की उपस्थिति में मैले कपड़े, तो ये साबुन कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, ये मिसेल का, इसमें मिसेल का डायग्राम आएगा। मिसेल जल रागी, जल अनुरागी से संबंधित है ये। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो देखिए एथीन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना बन जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहाँ पे ये और यहाँ पे हाइड्रोजन की एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यहाँ पे आ जाएंगे। ये H, ये H, ये H और ये H। ये एथीन की संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गर्भ निरोधन की दो विधियों को समझाइए। तो दो विधियाँ, एक तो होती है ट्यूबेक्टोमी, ये कराई जाती है महिलाओं की नसबंदी, ये होती है महिलाओं में। ओके, एक होती है वेसोक्टोमी, वासा एफ्रेंट को काट जाता है इसमें, ये कराई जाती है पुरुषों की। और इसके अलावा होती है कॉपर टी, ये महिलाओं के अंदर कॉपर की टी शेप की एक
मेटल का ये रखा जाता है, जो कि इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भ को तैरने से रोकता है। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने में F2 पीढ़ी तक के जो लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र। तो देखिए, इसको ध्यान से देखना है। ये टी, ये स्मॉल टी, यहाँ गेमेट बनेंगे, ये गेमेट बन गए इनके, और जब पहली पीढ़ी में इनका आपस में कराएंगे तो सभी पौधे हमें इस तरह के प्राप्त होंगे। फिर इनका हम आपस में अगर चेकर बोर्ड से इस तरह से करवाएं 100 परागण, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे 3 जो है अशुद्ध लंबे होंगे और 1 शुद्ध बोना होगा। और अगर ये तो है इनका फिनोटाइप यानी कि समलक्षणीय अनुपात, और जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो 1:2:1, ये जीनोटाइप है। ओके, यानी कि 1 शुद्ध लंबा, 1 शुद्ध बोना और 2 जो हैं वो अशुद्ध लंबे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 10 ओम प्रतिरोध के में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान। इसके लिए जूल का नियम, हीटिंग नियम H बराबर I² RT वाला लागू करना पड़ेगा। तो H का मान यानी कि I का मान है यहाँ पे 3 एम्पियर, और R का जो मान है यहाँ पे प्रतिरोध 10 ओम, और टाइम जो है यहाँ पे 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 तिया 9 ये हो जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ पे 10 × 2, 9 दही 90, और इंटू 2 यानी कि 180, और एनर्जी का मात्रक है जूल, तो 180 जूल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो वैसे देखिए, इन दोनों का जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6, और ये एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का प्रतिरोध हम निकालेंगे, तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, तो 1/R1 यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी 6, ये 1/R। जब दोनों का एलसीएम 6 आया, और यहाँ पे भाग देंगे इसका, तो एक बार जाएगा 6 × 6, फिर ये, तो यहाँ पे 2/3, और जब हम इसको R निकालेंगे तो R बराबर आ जाएगा 2/6 आएगा, यहाँ पे 2/6, और 2 × 2 2 3 1/3, तो R बराबर आ जाएगा 3। तो ये जो टोटल जो है इसका प्रतिरोध आया, कितना आया 3 ओम, और ये इसके श्रेणी क्रम में है, तो टोटल जो RS बराबर आ जाएगा R1 + R2, तो R1 जो है वो 3 ओम है, R2 भी 3, तो 3 और 3 6, इसका आंसर आ जाएगा 6 ओम, यानी टोटल जो है इसका 6 ओम प्रतिरोध है। सिंपल सा। धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये इसके ऊपर अपन तार को रैपिंग कर देंगे तो ये परिनालिका बन जाएगी, इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे, और परिनालिका भी एज ए छड़ चुंबक की तरह ही कार्य करती है। इसका एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा साउथ होता है। तो ये जो चुंबकीय तरंगें नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे ख़त्म होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे ख़त्म होती है। तो ये इस तरह का डायग्राम आपको बनाना था। इसमें ये इधर से निकल रही है, इधर से जा रही है, और उधर साउथ पे जाके ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये बनाना था, आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र, तो छड़ चुंबक के लिए भी सेम परिनालिका की तरह ही होगा। ये हम छड़ चुंबक बना लेते हैं। एक सिरा इसका नॉर्थ है और एक सिरा साउथ है। इसमें नॉर्थ से निकलती चुंबकीय रेखाएं और साउथ पे ख़त्म होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे ख़त्म होती है। ये नॉर्थ से निकल रही है और ये साउथ पे एंड हो रही है। तो अंदर की तरफ की बात करें तो अंदर साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जा रही है, और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, ये इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है कचरा निपटान समस्या को कम करने के 2 तरीके। तो इस समस्या के लिए अपन रिड्यूस कर सकते हैं मना करके, रीयूज कर सकते हैं, या रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जैसे कचरे का पुनर्निपटान कर सकते हैं, पुनर्चक्रण।
रीयूज कर सकते हैं, कम उपयोग करके, प्लास्टिक का कम उपयोग करके भी हम इसको निपटा सकते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आहार श्रृंखला जो होती है, फूड जो सीरीज होती है, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा उत्पादक, फिर आएंगे उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर ऐसे चलता रहेगा ये क्रम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4.12H2। ओके, जब जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? तो देखिए जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बन जाता है। तो इसके लिए CaSO4.12H2 यानी POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें अपन पानी मिला रहे हैं यानी कि 1 से 1/2 जल का अणु मिला दिया, तो ये जो बन जाता है, ये बन जाता है जिप्सम। तो ये जिप्सम बन जाता है, क्या बन जाता है? जिप्सम, जो कि कठोर होता है। ठीक है, ये जो था ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था, POP, इसको POP भी कहते हैं। ठीक है, अगला है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडे जो है NaHCO3 है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या नाम है? रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कह सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही बात है। ठीक है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाते हैं जब इसको, तो इसके समीकरण है देखिए 2NaHCO3 बराबर, जब हम इसको मिलाते हैं तो ये बना लेगा Na2CO3 प्लस ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस ये बना लाता है H2O। तो इसलिए H2O के कारण नमी रहती है और ये जो CO2 गैस निकलती है, इसलिए जो केक वगैरह इसमें स्पंजी हो जाते हैं क्योंकि बाहर गैस निकलती है। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है मस्तिष्क कौन से भाग, ये मेडुला वाला पार्ट से, मेडुला ऑब्लिगेटा, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ओके, जैसे BP, ब्लड प्रेशर है, हमारी पुतली की साइज हैं, बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे ब्लड का जो सर्कुलेशन है। वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम, तो वृषण से जो स्रावित होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके 2 कार्य हैं, तो ये जो है द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, उनके लिए द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ पुरुष के अंदर शुक्राणु निर्माण को भी करता है, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट है मानव में नर जनन तंत्र। तो ये नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाना था आपको, इसमें वृषण है, वासा एफरेंट है, पेनिस है, उन सबका बनाना था। ठीक है, और मादा जनन तंत्र में इसका चित्र बनाना था, यानी कि ये जो है दोनों अंडाशय, इसके बाद ये आपको ये बनानी थी अंडवाहिनी, और ये जो है गर्भाशय, इसके बाद ये आगे भेजानी है। पूरी तरह से व्यवस्थित बनाना था, अभी मैंने एक शॉर्ट टाइप बना दिया। ये अंडाशय आपको लिखना था, ये अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, और ये है गर्भाशय। ओके, ये है वेजाइना यानी कि योनि। ठीक है, अगला विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो विभवांतर जो होता है V बराबर W/Q होता है, इसका फॉर्मूला। पर यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए जो किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और 2 जो सिरे होते हैं बैटरी के, उनके बीच का जो विभव का अंतर होता है वही विभवांतर कहलाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। ओके, विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र? तो इसके लिए लेते हैं अपन वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में, जैसा कि मैंने यहाँ पे जोड़ा भी था, आपको यहाँ दिखाया भी था, ये वोल्ट मीटर है, समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है हमेशा। अगला है ओम के नियम में एक ग्राफ खींचना था V और I के बीच में।
वी और आई के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये आर को बताती है। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, और इसका जो एसआई मात्रक वो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। ये सिंबल है इसका। विद्युत धारा को मापन के लिए कौन से यंत्र का उपयोग? तो इसके लिए अपन करते हैं आमीटर का उपयोग, और आमीटर को हमेशा हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ओके। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन के लिए नामांकित चित्र बनाना था आपको, तो ये चित्र पहले भी मैंने बनाया है सर। ये आपको बैटरी बनानी थी, बैटरी के बाद फिर ये आपको यहाँ आमीटर देना था, फिर यहाँ पे प्रतिरोध कर देते, फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर V, और यहाँ पे ये इस तरह से एक कुंजी की बना देते, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये करंट प्लस से माइनस की ओर, ये प्रतिरोध R, ये वोल्ट मीटर। तो ये ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए डायग्राम था। नेक्स्ट है कोयले के दहन से गैस प्राप्त होती, वो होती कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और अगला है कॉपर ऑक्साइड यानी कि CO प्लस हाइड्रोजन बराबर बन रहा है यहाँ पे कॉपर प्लस वाटर। इसके लिए संतुलित समीकरण ये हो ही गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कॉपर ऑक्साइड के उपचयन को प्रदर्शित करने के उपकरण। अगला है अपचयन, तो अपचयन में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है, और आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बराबर यहाँ बन जाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगी। और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की किल का अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे डायग्राम वाला है ये भी। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है? देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन सी। तो नंबर 1 होती है, वो होती है क्लोरोफिल अणु द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है। ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश कैप्चर होता है। दूसरे नंबर पे होती है जो H2O होता है यानी कि जल का विघटन। किस में होता है? जल टूटता है किसमें? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में। अब ये जो हाइड्रोजन है तीसरे में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में कैसे होता है? यानी कि जो हाइड्रोजन जो है ये CO2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेती है? कार्बोहाइड्रेट बना लेती है। यानी कि ये 3 घटनाएं होती है। यानी क्लोरोफिल अणु द्वारा सूर्य के प्रकाश को कैप्चर किया जाता है, फिर वाटर टूटता है और CO2 का अपचयन होता है। तो ये तीनों घटनाएं होती है। यानी कि जी ये अपना 21वें क्वेश्चन का पहला। पत्ती के अनुप्रस्थ का, तो पट्टी का डायग्राम आपको यहाँ बनाना था। रंध्र के खुलने बंद होने से, तो ये भी। गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव, तो देखिए यहाँ पे गोली दर्पण कोई सा भी अपन बना देते हैं। ये गोली दर्पण है, मान लीजिए मैंने अवतल दर्पण बना दिया। ये जो ध्रुव है ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये ध्रुव है। तो ध्रुव को कैसे परिभाषित करेंगे अपन? ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसका सेंटर वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली रेखा एक मुख्य अक्ष कहलाती है। तो गोली ध्रुव कौन हुआ? ध्रुव हुआ परावर्तक। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ उसका केंद्र, यानी कि परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वह कहलाता है ध्रुव। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है। और ये जो दूरियां होती है ना ध्रुव से ही मापी जाती है। इसे P से इंगित करते हैं, P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से। ओके, ये याद रखना आपको। अगला क्या है? यदि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। यानी कि यहाँ पे अपने को दिया है पावर बराबर 4D। ठीक है, और प्लस में दे रखी यानी कि ये जो लेंस है ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्वेश्चन जो है 22वें का थर्ड है। ठीक है, 22वें का थर्ड है।
देखिए P बराबर 4D है और प्लस में दी रखी है यानी कि उत्तर लेंस है। देखिए यहाँ पे पावर बराबर होता है 1/f, f बराबर होगा 1/p, 1 की जगह 1, पावर मान दिया हुआ है 4D। तो डायोप्टर जो होता है मीटर में होता है, तो 1/4 जैसे हम इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर बराबर आप जानते हैं ये होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर। मीटर का जब 100 में गुणा करेंगे 100 सेंटीमीटर में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। ओके, और वो किस में आएगी, प्लस में आएगी फोकस दूरी। ओके, गोली दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कर दिया। जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका केंद्र होता है वो ध्रुव होता है, और गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का भाग होता है। लेंस की आवर्धनता यानी लेंस द्वारा किसी प्रतिबिंब को बड़ा करने की जो उसकी कैपेसिटी है वही उसकी आवर्धनता है। मुख्य अक्ष को हम परिभाषित करेंगे, तो कोई भी लेंस जो है मान लीजिए ये, तो लेंस का जो ये ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर और उसका जो केंद्र है C, उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, सेंटर से होकर गुजरती है। और मुख्य अक्ष को परिभाषित करी दी यहाँ पे। वक्रता दर्पण, देखिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी ये R बराबर दी हुई है, कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो कोई भी गोली दर्पण होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या जो होती है R, वो उसके फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो F बराबर क्या होगी, R की आधी कर लो। R कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसकी आधी यानी कि जो हमारी फोकस दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे F बराबर R/2, तो यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप ये जो है समझने में आपको आएगा। यहाँ पे कोयले के दहन में कार्बन के साथ ऑक्सीजन बराबर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा यानी कि हीट। जय हिंद।